ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। मैं हूं असद हसन और वॉइस ऑफ अमेरिका के हमारे इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ। और डॉक्टर मोईद यूसुफ इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनके खुसूसी मामले हैं स्ट्रेटेजिक नेशनल सिक्योरिटी के मामला पे, उसके साथ साथ कोविड-19 उसके खिलाफ जो टास्क फोर्स है, रिस्पॉन्स फोर्स है, उसमें एक लीडिंग मेंबर हैं। सो दोनों हवालों से उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मोईद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले अगर हम कोविड-19 की बात करें, दो हवाले हैं या दो गुफ्तगुएं पाकिस्तान के पस मंजर में हो रही हैं। कुछ लोग कहते हैं बड़ा शानदार रिस्पांस, बड़ी अच्छी प्लानिंग, और आज भी आपने पोजीशन सुना है या बाकी लोग वो समझते हैं कि बिल्कुल ही कंफ्यूजन है, कुछ पता नहीं है, और टीम या प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम लीड नहीं कर सकी हैं। आपका फेयर एनालिसिस क्या है? जी देखिए असद, पहले तो ये एक ऐसा मामला है जिसने पूरी दुनिया को जकड़ लिया है। ऐसी वबा है, किसी से भी मुकम्मल तौर पर कंट्रोल नहीं हुई। सारों ने एक क्राइसिस मोड में जाके फैसले किए, कोशिश की, जो बेहतरी वो ला सकते थे अपनी पॉलिसी में लाए। लेकिन ये कहना कि पहले से कोई तैयारी थी, सबको मालूम था क्या करना है, ये बिल्कुल गलत होगा। और आप मेरे से बेहतर समझ सकते हैं अमेरिका में बदकिस्मती से हलाकतें भी और मामला जिस तरह चले हैं। तो जब दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे अमीर ममालिक में ये हाल है, तो जाहिर बात है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें तो और भी मसाइल होंगे। इस सब को देखते हुए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि एक तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि पाकिस्तान में उस तरह वबा का फैलाव नहीं हुआ, उस तरह अमवात नहीं हुई। हालांकि हमारे अब भी नंबर लगभग 700 के करीब पहुंच गया है, जो कि एक बड़ा नंबर है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह मामलात नहीं हुए जैसे बहुत से वस्ती ममालिक में हुए। जहाँ तक लीडरशिप की बात है और एक क्या, देखिए इस पे हमेशा मुख्तलिफ व्यू और आरा रहेंगी, क्योंकि ये ऐसा मामला है जिसमें कोई सही गलत जवाब नहीं है। आपने जो फैसला भी करना है उसकी एक डाउन साइड बड़ी वाज़ेह होगी और कुछ फ़वाइद होंगे। और ये वज़ीर आज़म साहब पहले दिन से जो बात कर रहे हैं बैलेंस की, वो यही बैलेंस है। लेकिन इस बैलेंस में ये नहीं हो सकता कि आप कंप्यूटर पे कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लगाएं और आपको पता चल जाए कि ये बैलेंस जो है 60% इधर 40% उधर। तो हमने एक पूरा नेशनल कमांड स्ट्रक्चर बनाया है कोविड के लिए। पाकिस्तान में कोऑर्डिनेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं रहा हुकूमतों का माजी में, लेकिन एक कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर है, उसके ऊपर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये सारे मामलात सूबों की मुशावरत से एवरी डे हम बैठ के, सूबों की मुशावरत होती है, विफाक होता है, व्यूज लेते हैं, डेटा होता है, डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल एक फर्स्ट वर्ल्ड की तरह ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल अगर उसमें मुशावरत है, कंसल्टेशन है, तो फिर ये इतनी डिवर्जन्स क्यों नजर आती हैं, इतने इख्तलाफ क्यों नजर आते हैं? लगता है वफाक और सूबाई हुकूमतें एक पेज पे नहीं है इसको डील करने में। ठीक है, मैं उसकी 3 वजूहत है और मैं आपको बता देता हूँ। पहली वजह तो बुनियादी ये है कि सूबे के हालात, बल्कि सूबे के नीचे हर डिस्ट्रिक्ट के हालात जो हैं वो फर्क है। कहीं पे वबा का फैलाव पहले शुरू हो गया। हमारा जो ये फैलाव शुरू हुआ, जायरीन आए थे ईरान से, वो सिंध बहुत गए, बलूचिस्तान। जैसे जैसे चीजें ग्राउंड पे चेंज होती हैं तो अपने अपने फैसले तब्दील होते हैं। और ये तो आप अमेरिका में देख रहे हैं, हर स्टेट जो है वो एक अपना फैसला ले रही है, वहां भी यही बात चल रही है। एक ये। दूसरी वजह उसमें ये है कि जब आप कोऑर्डिनेशन की तरफ जाते हैं तो आपको ये जहन में रखना है कि पाकिस्तान में 18वीं तरमीम ने सूबों को मैक्सिमम इख्तियारात दिए हुए हैं। इट्स अ फेडरल सिस्टम विद फेडरेटिंग यूनिट्स जो बहुत पावर रखते हैं। हेल्थ डिवॉल्व सब्जेक्ट है, सेफ्टी डिवॉल्व सब्जेक्ट है बहुत सी चीजों में। आपने जमीन पे क्या करना है, करंतना कैसे कराना है, टेस्ट कैसे होना है, ये प्रोविंसेस मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें उतार चढ़ाव, इसमें डिसएग्रीमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल आएगा और आता रहेगा। इस वक्त वफाकी हुकूमत का ये व्यू नहीं है कि जो हमारा दिल करे हम कह दें। मुशावरत का यही मतलब है, और कंसेंसस 100% कभी भी नहीं होगा, जाहिर बात है। तीसरी बात बहरहाल ये है कि इसमें जाहिर बात है पॉलिटिक्स, मैं उस शोबे को बहुत अच्छी तरह नहीं समझता, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो एक पब्लिक फेस है, एक प्राइवेट फेस है, वो भी चलता है। बुनियादी मैं आपको बात बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में, जी मेरा ख्याल है कि इस वक्त जितनी कोऑर्डिनेशन हो रही है, शायद मैंने तो कम से कम सिस्टम के बाहर रह के इतनी नहीं देखी उस तरह। अब आते हैं, अब ऐसे वक्त में लॉकडाउन को खत्म किया जा रहा है या उसको खोला जा रहा है, इजी किया जा रहा है, जब अमवात जो हैं और केसेस पिछले एक हफ्ते में ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। सो इज इट अ वाइज डिसीजन इस वक्त में?
देखिए असद, मैंने पहले वो आपको बात की, इसमें वाइज और नॉट वाइज, राइट और रॉन्ग वाला मामला नहीं है, इसमें बहुत मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। देखिए, डिसीजन मेकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हम रोजमर्रा के तौर पर रोजमर्रा डेटा देख के और आवाम को रोज बताते हैं कि क्या सिचुएशन है। आज से मेरा ख्याल महीना पहले वजीर आजम साहब ने एक ब्रीफिंग जो हम करते हैं उसमें उन्होंने बताया कि जी मई की 15 और 20 तारीख के दरमियान हेल्थ सिस्टम जो है वो चोक होना शुरू हो सकता है, प्रेशर आएगा, अमवात बढ़ेंगी वगैरह। तो डेटा तो प्रोजेक्ट कर रहा है, तो क्या ये हमें मालूम नहीं था, या हमें क्या ये मालूम नहीं है कि केसेस बढ़ रहे हैं? हम टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं तो केसेस भी बढ़ रहे हैं, और बदकिस्मती से अमवात का सिलसिला जारी है, हालांकि उस स्पीड या उस तरह नहीं जिस तरह बहुत से बाकी ममालिक में है। पाकिस्तान की शरह जो है अमवात की पर मिलियन पॉपुलेशन जो है वो 2 है, और अमेरिका की गालिबन 100 कुछ है, स्पेन की शायद को 200 कुछ, 400 कुछ इस तरह। सो देखिए वो तो है, लेकिन आपको एक और बात सोचनी है, पाकिस्तान का कर्व जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है। तो अगर आपने इस बहस में जाना है और ये पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, तो फिर आप ये कह रहे हैं कि अगले 3-4 माह अगर आपके केसेस बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता, या 2 माह बढ़ेंगे जितने भी, तो आप सारा कुछ बंद रखें। तो अब पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी माईशत आप पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने लोग, जो डर है हमें पॉवर्टी का, हंगर का, तो यार वो तो बड़ा सीरियस मामला है। तो इसमें ये बात नहीं है कि हमें मालूम नहीं है, हमें बिल्कुल मालूम है कि ये कब ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर आपने वो वस्ती माइंडसेट लेके पीक का इंतजार करना है तो हमारी पीक तो अभी बहुत दूर है। और अगर पीक हमारी अभी 5 दिन 10 दिन में नहीं, महीने में आनी है, 2 में आनी है, तो उसके बाद जब हम डेटा देखते हैं कि माइशत को क्या होगा, इक्तिसादी तौर पे क्या मसाइल आएंगे, पुअर हाउस होल्ड को क्या होगा, उसके बाद आपको ये बैलेंस करना पड़ता है। तो हमारी इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है ये समझ लीजिए। ये अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको 2 मिनट में, देखिए जी जी। हमने शुरू किया बाहर से वबा रोकने की कोशिश से, ईरान से जायरीन आए, कुछ जहाजों से लोग आए, उसके बाद लोकल ट्रांसमिशन हुई जो कि होनी थी, उसको हमने काफी हद तक कंट्रोल किया, इसलिए अल्लाह का शुक्र है अमवात का मामला नहीं हुआ। फिर हमने ट्रांसमिशन को मैनेज करने के लिए गाइडलाइंस बनाई, पहले लॉकडाउन किया, फिर गाइडलाइंस बनाई, हिदायत बनाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैलेंसिंग एक्ट में गए और आहिस्ता आहिस्ता चीजें खोली, लेकिन इन सारे इस चीज पे डाला कि लोग हिदायत फॉलो करें, इंडस्ट्री के मालिकान जो है एसओपी फॉलो करें, तो मईशत भी थोड़ी बहुत चलेगी, पूरी तरह तो अभी नहीं हम खोल सकते, और साथ वबा का फैलाव भी रुकेगा। और तीसरी चीज हमने अब क्या की है, अब हम उस फेज में चले गए हैं जहां हम बजाय पूरे मुल्क को बंद करो या पूरे मुल्क को खोलो की बहस से निकल के स्मार्ट लॉकडाउन क्या मतलब है, और हम पहले क्यों नहीं कर सकते थे? वो इसलिए कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी नहीं थी, हमारे पास तरीका नहीं था ट्रैक करने का और ट्रेस करने का। अब हमने ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो बाकी दुनिया ने भी की है, कि जहां जहां क्लस्टर में वबा का फैलाव नजर आएगा वहां हम ज्यादा टेस्ट करके उतनी छोटी सी जगह, 4 गलियां, आधा मोहल्ला, 1 मोहल्ला बंद करके वहां पे काrantina पूरा इंतजाम करके हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते में उसको 0 केसेस पे ले आएंगे, बाकी जो है मुल्क चलता रहेगा। ये पहले हो नहीं सकता था, हमारे पास कैपेसिटी नहीं थी टेस्टिंग की, ट्रैक और ट्रेस की, सूबों की वो कैपेसिटी नहीं थी। और सबसे अहम बात कि हमने अपनी हेल्थ केयर कैपेसिटी को बढ़ाया। हमारे मुल्क में 2 से 4 लैब्स ऑपरेट कर रही थी जब हमने ये मामला देखना शुरू किए, आज अल्लाह का शुक्र है कुछ 60 से ऊपर हो गई है। ठीक उसी तरह आईसीयू बेड्स, उसी तरह वेंटिलेटर, तो अभी तक हमारी जो वेंटिलेटर कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो 10, 15, 20, 25% से ऊपर नहीं इस्तेमाल हो रही, बेड्स भी उसी तरह है। और ये वो मुल्क है जहां आपको पता है कि हेल्थ केयर का निजाम जो है वो बहुत निगलेक्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो ये पूरी चीजें देख के फैसले हो रहे हैं, लेकिन ये आसान फैसले नहीं है। जाहिर बात है एक मौत भी आपको सारी रात जगा के रखती है, उसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अल्लाह ताला ने जो इम्तिहान लिया है सारी दुनिया का लिया है, जिस तरह बेहतरीन तरीके से कोप हो सकता है वो हो रहा है। और आप देख सकते हैं बाकी ममालिक और पाकिस्तान का मुआवजना कर लीजिए तो अल्लाह का शुक्र है अभी हमारे हालात जो हैं बहुत बेहतर हैं बाकियों से। सो डॉक्टर मोहित, जब मुल्क आप बता रहे हैं कि नेचुरली उसको ओपन भी करना है और स्ट्रेटेजिकली और स्मार्ट लॉकडाउनिंग की तरफ जा रहे हैं, सो जो इंटरनेशनल ट्रैवल है या इंटरनेशनल फ्लाइट्स है वो मुकम्मल ऑपरेशन या इवन उसका पार्शियल ऑपरेशन कब तक बहाल हो जाएगा जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान लैंड कर सकेंगे? इस मौजू ने तो मुझे मेरी रातों की नींद उड़ा दी मेरे भाई। देखिए मसला बड़ा सादा सा है
क्योंकि ये वबा पहले बाहर से आई थी, तो हमारे तिब्बी एक्सपर्ट, हमारे प्रोविंशियल जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, उनका ये ख्याल है कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि बगैर टेस्ट के जो पैसेंजर आए उनको पाकिस्तानियों को अपने घर जाने दें। अब ये भी सोच लें कि जो पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं उसमें मेजॉरिटी तबका, बल्कि तमाम ही तकरीबन उन ममालिक से आ रहे हैं जहाँ फैलाव बहुत हो चुका है, जहाँ ये इतना ज़्यादा वबा फैली हुई है कि वहाँ पे ऑफ कोर्स उन बचत जो है वो आप गारंटी नहीं कर सकते, तो वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। फिर हमारा कोई 80-90% जो हमारे पैसेंजर ने आना है वो खलीजी ममालिक से आना है। बहुत से उसमें से लेबर मजदूर तबका है, वो लेबर कैंप्स में रहते हैं, आप जानते हैं। वहां पे वो अगर जैसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, अगर खुदा ना खास्ता एक को हो जाए कमरे में 10-12-15 लोग, उन सबको हो जाता है। तो हमें टेस्ट करना है। जब टेस्ट करना होता है तो जाहिर बात है आप उनको क्वारंटीन में ले जाते हैं, वहां टेस्ट करते हैं, टेस्ट का रिजल्ट आता है, फिर फैसला करते हैं घर जाना है या उनको ट्रीट करना है। ये पहले हम 48 घंटे वेट करके टेस्ट कर रहे थे। वो इसलिए कि हमारे तिब्बी माहिरीन की राय ये थी कि अगर किसी ने जहाज में ये वबा का जो है वो उनको लगी है, तो उनको आप जैसे ही उतरते टेस्ट करेंगे तो वो नजर नहीं आएगा टेस्ट में, तो उसका फायदा नहीं होगा। लेकिन हो ये रहा था कि जब हम 48 घंटे वेट कर रहे थे तो जाहिर बात है फिर करंटीना की कैपेसिटी उतनी कम हो जाती है क्योंकि वो इस्तेमाल हो रही थी, तो हम 7,000 7,500 से ज्यादा पैसेंजर हर हफ्ते नहीं ला पा रहे थे। वजीर आजम साहब की बहुत वाज़ेह हिदायत थी कि हमें इसको एक्सेलरेट करना है, लेकिन महफूज तरीके से, क्योंकि वो ओवरसीज पाकिस्तानी आप जानते हैं उनका एक फोकस है और वो बारहा वो बात करते हैं। तो आज हमने नई पॉलिसी का लागू किया है कि वो 48 घंटे की शर्त हमने खत्म कर दी है। जब लोग आएंगे तो हम टेस्ट करेंगे, उसमें भी एक आध दिन 1-2 दिन लगते हैं, टेस्ट होता है, रिजल्ट आता है, लेकिन अब हम इंशाल्लाह लगभग 11-12 हजार हर हफ्ते लोग ला सकेंगे। फिर भी ये तादाद को 1,10,000 है, बढ़ती जा रही है। हमारा एक बड़ा ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया है। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से जो लोग अमेरिका में मौजूद हैं उनको ये बताना चाहता हूं, अगर वहां पे कोई सुन रहे हैं, कि आप covid.gov.pk covid.gov.pk पे जाके वहां पे तमाम मालूमात हासिल कर सकते हैं, गाइडलाइंस, पॉलिसीज, शेड्यूल वगैरह, ताकि आपको पता रहे। लेकिन एक बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल है, जहाज आता है, हम डेटा देखते हैं, खुदा न खास्ता ज्यादा पॉजिटिव केस निकल आए, फिर नजरसानी करनी पड़ती है। तो ये डे टू डे चेंजेस इसमें आती रहेंगी, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, और आज जो हमने नई पॉलिसी अपनाई है उसमें को 11-12 हजार के करीब इंशाल्लाह पाकिस्तानी हर हफ्ते वतन वापस आ सकेंगे। डॉक्टर मोईद यूसुफ, ये बताइएगा कि आपने सिर्फ रेफरेंस से बात कर ली स्मार्ट लॉकडाउनिंग की, एक स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम भी है पेशेंट्स का। इनिशियली खबरें आई कि जो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक या मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं, इवन टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए वो इस्तेमाल हो रहा है। वो क्या चीज़ है और कैसे होता है, उसकी ट्रैकिंग कैसे हो रही है पेशेंट्स? वो बात दुरुस्त नहीं है। आई थिंक वो कुछ रिपोर्टिंग ऐसी हुई थी, खुदा न खास्ता टेररिज्म किधर और ये किधर, ये तो वो लोग हैं जिनको सपोर्ट करना है, क्योंकि उनको एक, मैं ये भी बात वाज़ेह कर दूं, वो खुदा न खास्ता कोई स्टिग्मा बनाने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कोई पूरे खानदान को ऑस्ट्रेसाइज कर दें और उनको कहें ये एक जुकाम है, बीमारी है, और 95% तो बिल्कुल खुद ही सेहतयाब हो जाते हैं, कभी अस्पताल जाना ही नहीं पड़ता, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा शरा। तो इसमें हमने एक दूसरे को मिलकर काम करना है, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वो वाला मामला नहीं है। ये ट्रैकिंग और ट्रेसिंग बड़ी की मैं उस तरफ आता हूं, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब की जो अपील थी इवन ओवरसीज पाकिस्तानी से या मुल्क के अंदर से, तो उस पर कुछ अंदाजा है कि क्या रिस्पॉन्स मिला है, कितने कुछ फंड्स जनरेट हो सके हैं कोविड-19 के पेशेंट्स को हेल्प करने के लिए, इन हालात में एहसास प्रोग्राम के बैनर के नीचे उनको हेल्प करने के लिए? असद मेरे पास नंबर्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे अगर पता होता, आपने पूछा तो मैं नंबर्स ले आता, लेकिन आपको पता है कि वज़ीर आज़म साहब की अपील जो है ओवरसीज पाकिस्तानीज़ में इट इज़ यूनिवर्सल। ये बात ज़रूर है कि आजकल जो हालात हैं दुनिया के, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, ज़ाहिर ही बात है हर शख्स पहले अपने आप को सेफ गार्ड कर रहा है, देख रहा है, और वो हमें मालूम है, उसमें कोई इबाम ऐसा नहीं है किसी को, लेकिन मेरे पास नंबर्स नहीं है, इसलिए मैं कोई गलत बात करना नहीं चाहता। हमारे व्यूअर्स, हमारे लिसनर्स जानते हैं कि डॉक्टर मोईद यूसुफ, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में है, पॉलिसी प्लानिंग्स में है और इंटरनेशनल अफेयर्स में है। डॉक्टर मोईद, अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 जैसे पेंडेमिक जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, उसके बावजूद जो मुल्कों के दरमियान मखासमत है, जो खित्तों के दरमियान हत्ता के टसल्स हैं, वो बदस्तूर जारी हैं। इंडिया पाकिस्तान, वहाँ पे भी हमें टेंशन नजर आती हैं। चाइना और अमेरिका लीडरशिप के लेवल के ऊपर, टॉप
लीडरशिप के लेवल के ऊपर ब्लेम गेम का सिलसिला जारी है। सो ये कोरोना ताल्लुकात को कितना मुतासर कर रहा है, या कोरोना होने के बावजूद पिछले ताल्लुकात पे क्यों कर फर्क नहीं पड़ रहा, खराब ताल्लुकात पे? दोनों हवालों से बताइएगा। अच्छा देखिए, एक तो जो आपने बात की चीन अमेरिका वगैरह, अभी कहना कबल वक्त है, लेकिन वन थिंग इज बिकमिंग क्लियर, ग्लोबल पॉलिटिक्स इज नॉट गोइंग टू बी द सेम अगेन। इसमें अब एलिमेंट्स ऑफ लाइफ चेंज हो जाएंगे। देखिए 9/11 जब हुआ था, सिर्फ लगभग 3000 लोग, उस तरह अमवात की तादाद को ये नहीं थी कि करोड़ों लोग, लेकिन उसने दुनिया तब्दील कर दी, उसने सस्पिशंस बढ़ा दी, उसने ताल्लुकात तब्दील किए, एयर ट्रैवल तब्दील किया, जिंदगी तब्दील हो गई। ठीक, वही अब होगा, और वो नई शक्ल क्या निकलेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी कहना कबल वक्त है। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ग्रेट पावर कंपटीशन, जो कि शायद आइडियल सिचुएशन में आप ये कह सकते थे, कोविड हुआ तो शायद ताल्लुकात में बेहतरी आए, ममालिक कॉपरेट करना चाहें क्योंकि सारी दुनिया को ये वबा जो है इससे खतरा है, लेकिन इंसान इंसान है, वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि ऐसा नहीं है। ग्रेट पावर कंपटीशन और डीपन होने जा रहा है। जो आपने हमारे खित्ते की बात की, आई एम एट ए कंप्लीट लॉस। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा हमसाया मुल्क मशरिक की जानिब कर क्या रहा है, सोच क्या रहा है। वहां भी कोविड उसी तरह है, वहां कोई निजात नहीं मिली हुई। ये मौका है कि अपने अंदर लोगों का, अपने खास तौर पर गरीब तबके का, जो हम करना चाह रहे हैं, हमने कोविड को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर किया है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी पहले, जिसमें सारे फैसले हुए थे। क्यों? इससे बड़ा क्या रिस्क हो सकता है आपके मुल्क को, आपके लोगों को? देख हम क्या रहे हैं कि पहले आप कहते हैं जी कि एक मजहब के लोगों ने कोरोना फैला दिया, और मुझे तो ये याद आता है, अगर पता नहीं कितने लोग ये मुताला करते हैं, कर चुके हैं, हिटलर के जमाने में टाइफस एपिडेमिक हुआ था, जरा जाके पढ़िएगा। और जब वो हुआ और जो इधर बातें हुई, अगर कोई फर्क नजर आ जाए तो मुझे पकड़ ले। उसके बाद आप कोविड को इस्तेमाल करते हैं, और कश्मीर में जहां आपकी अपनी हुकूमत दिल्ली से कहती है कि 2 रेड जोन है, बहुत कम केसेस आप दिखाते हैं, कहते हैं हम बात पता नहीं 8-10 हुई हैं, और पूरी कश्मीर वैली को बंद कर देते हैं। यानी पहले ही आपने अल्हम्दुलिल्लाह अगस्त 5 से एक जेल बनाया हुआ है, उसमें एक वबा आई और उसको इस्तेमाल करके जेल को और मजबूत कर दिया। फिर हम क्या देखते हैं कि आप गिलगित बल्तिस्तान के वेदर पैटर्न की बातें कर रहे हैं। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी मेरा जो हम मनसब उधर बैठा है, वो ये काम कर रहा है कि मौसम क्या होना चाहिए, या हम बताएं कि ना बताएं उधर। मेरी समझ से बाहर है कि इस वक्त ये मौका है, या ये मौका है कि हम सोचें कि इंसानी जिंदगियों को बेहतर कैसे करना है, इंसानी जिंदगी को इस वबा से कैसे बचाना है। आप क्या कर रहे हैं कि एलओसी पे गोलाबारी बढ़ा रहे हैं, वहां पे लोग निहत्ते जो है हमारे खवातीन बच्चे शहीद कर रहे हैं, हमने तस्वीरें दिखाई हैं। अच्छा, फिर आप कहते हैं जी वहां पे हमला हो गया तो पाकिस्तान। तो मैं आपको एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, पहले तो मैं सिस्टम के बाहर था, मुझे तो इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, मुझे नहीं पता था। अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर इस गैर मंतकी सोच पे जाना है कि आप एक ओपन जेल बना के रखें महीनों, और फिर अगर कोई इंसान वहां पे उठ के आपका रिएक्ट करे तो आप कहेंगे चौथे मुल्क ने कुछ कर दिया, तो ठीक है, फिर दुनिया भी आप पे हंसेगी। अब तो अल्लाह का शुक्र है कि इतनी ये बात आगे निकल गई है कि मैं आप ही के उधर देखता हूं, अमेरिका के जो इशारे और वो सारे न्यूज़पेपर्स वगैरह, अब तो वो भी खुल के बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या बात है। गल्फ में आप खुद देख लें कि वहां क्या, कि मुसलमान जो है वो सब ह्यूमन है। अब तो गल्फ न्यूज जैसे अखबार ने अपने इदारिये की हेडिंग ये लगा दी कि जी ये जो है इस्लामोफोबिया इंडिया से हम नहीं आने देंगे। तो ठीक है, अगर आपने अपना मजाक बनाना है, लेकिन मैं एक बात सिर्फ कह दूं कि एलओसी पे जाने जाया हो रही है। पाकिस्तान ने खुली ऑफर दी है, जिसने आना है आए, आजाद कश्मीर आके देख ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यही कर सकते हैं हम। वो भी कह दिया, ये भी कह दिया कि सीज फायर को इंप्लीमेंट करें, आके देख लें। इससे आगे हम कुछ कह नहीं सकते। अगर डिफेंड हमें करना है तो हमने करना है और हमें आता है, लेकिन अगर थोड़ी सी भी सेंसिबिलिटी हो इस चीज में, सेंस प्रिवेल करे, तो दुनिया कहां जा रही है और ये क्या हो रहा है। कोरोना की आड़ में कश्मीर का डिस्प्यूट ना कहीं गायब होगा ना खत्म होगा, ये वाजे होना चाहिए हर एक को।
आखिरी इस जुमले के साथ इसको वाइंड अप करूंगा कि डॉक्टर मोईद यूसुफ का पाकिस्तान का वर्जन आपने सुना, भारत से हम वर्जन लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जनरली इस तरह जब पाकिस्तान से ये कहा गया है तो लीडरशिप ने इस बात की तरदीद की है कि ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, अगरचे डॉक्टर मोईद और बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इस बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोईद यूसुफ, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की, हमारे लिए आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया।